क्या मैं अपने दोस्त जुगनू को भी साथ ले जाऊं? नहीं बबलू बेटा, वो छोटा कौवा बहुत शरारती है, आपकी नानू को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जुगनू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन छोटा बबलू कबूतर अपनी माँ को तंग करता है, तब बबली कबूतरी भी मान जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे जुगनू कौवा बबलू के घर आता है। जुगनू बेटा, आप अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही भेजा है। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर बबलू कबूतर और जुगनू कौवा दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में एक नदी के पास बैठकर जुगनू कौवा बबलू से कहता है, यार बबलू, मुझे बहुत भूख लगी है। जुगनू, मेरी नानू ने खाना बनाकर रखा होगा, हम मेरी नानू के घर जाकर भोजन खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। तो ठीक है जुगनू, ये मिठाई मेरी मम्मा ने नानू के लिए दी थी, तुम इसमें से कुछ खा लो। ऐसा कहते हुए बबलू मिठाई का डब्बा खोलता है और उसमें से थोड़ी सी मिठाई जुगनू कौवे को दे देता है। जुगनू जल्दी से वो मिठाई खा लेता है। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। अब चलो जुगनू, शाम होने से पहले पहले हमें नानू के घर पहुंचना है। वो दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जुगनू कौवा वहाँ रुक जाता है। जुगनू चलो, इतना समय नहीं है। नहीं बबलू, पहले मैं झूले लूंगा। जुगनू, अगर रात हो गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जुगनू कौवा बबलू की एक बात भी नहीं सुनता और वो एक झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। जुगनू, मेरी मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। अच्छा, मैं भी तो तुम्हें अपनी नानू के घर लेकर गया था। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ते में तंग नहीं किया था, जैसे तुम मुझे कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर वो दोनों दोस्त बबलू की नानू के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ नानू, रास्ते में हम रुके थे, इसलिए देर हो गई। फिर बबलू की नानू उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, तुम मेरी मदद करना। चलो जुगनू, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं काम करने थोड़ी ना आया हूँ। फिर बबलू कबूतर अपनी नानू के साथ चला जाता है और जुगनू कौवा जंगल घूमने चला जाता है। जुगनू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। एक पेड़ पर घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। अंडे को देखकर जुगनू कौवा उसके पास जाता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी चोंच से अंडा तोड़कर पीने लगता है। पीछे से तोती भी आ जाती है। वो घोंसला एक तोती का था। तोती को देखकर जुगनू वहाँ से भाग जाता है। दोस्त कौवे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए तोती कौवे के पीछे उड़ती है और वो उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम और किसके घर आई हो? मुझे छोड़ दे आंटी, मैं तो यहाँ बबलू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतनी देर में बबलू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, देखिए, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या? जुगनू, जुगनू बेटा, तुम ऐसा भी कर सकते हो? बबलू बेटा, तुम ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए? जुगनू, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? ऐसे कहते हुए तोती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो अंडा पी लिया। बेटे, अगर भूख लगी थी तो घर से भोजन खा लेते, ऐसे अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। बबलू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर बबलू जुगनू को साथ लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाता है। जुगनू, वो रहा तुम्हारा घर। आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं आज के बाद कभी तुमसे बात नहीं करूँगा।
फिर बबलू अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या बबलू, तुमने तो अभी 2 दिन और रहना था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, आपने ठीक ही कहा था। मैंने जुगनू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया और यहाँ तक कि तोती आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है। बेटा, आपकी नानू को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद मैं जुगनू को कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। कई साल पहले एक दुर्घटना में बिजली कपी की एक आंख फूट गई थी। इसलिए बिजली कपी को भोजन लाने में बहुत मुश्किल होती थी। कभी वो पेड़ से टकराकर गिर जाती तो कभी दुश्मनों से बचती हुई अपनी जान बचाती। एक दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास आती है। बिजली बहन, मैंने 2 अंडे दिए हैं। आप मेरे घर में आकर मेरे अंडों का ध्यान रखें। मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आऊंगी। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है बिजली बहन, आप मेरे साथ चलिए। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। बिजली बहन, आप घोंसले में ही बैठना, तब तक मैं आपके लिए मीठा फल ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और बिजली कभी चिड़िया के अंडों की रक्षा करने लगती है। बिजली के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद मानो चिड़िया घर लौट आती है। वो बिजली के लिए मीठा फल भी लाती है और अपने लिए दाना भी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से भूखी थी, आज पेट भरकर मीठा फल खाऊंगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं बिजली बहन, आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी। आप रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे अंडों का ध्यान रखना। मैं अपना और आपका भोजन ले आया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया रोज दाना लेने जाया करती और बिजली का भी चिड़िया के घर में उसके अंडों की रक्षा करती। एक दिन चील वहाँ से गुजर रही थी। वो चिड़िया के घर में आती है। अरे कभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील चाची, मेरी एक आँख नहीं है, मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं चिड़िया के अंडों का ध्यान रख रही हूँ और वो मेरे लिए भोजन लेकर आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया की नौकरानी हो? नहीं नहीं, चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करती हूँ और वो मेरा। वो चिड़िया तो मजे मजे के फल खाती है और तुम खाती हो सूखा दाना। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालकिन बनाकर रखूंगी, नौकरानी नहीं। चील की बात सुनकर बिजली कपी के मन में भी लालच आ जाता है। ठीक है चील चाची, तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। फिर चील वहाँ से चली जाती है। वैसे चील चाची ने बात तो ठीक कही है, मैं कब तक चिड़िया की नौकरानी बनकर रहूंगी। आज मैं चिड़िया से बात करूंगी। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना, पहले दिन तुम मेरे लिए मीठा फल लाई थी और फिर हर रोज सूखा दाना ही लाती हो। मैं नहीं खाऊंगी ये सूखा दाना। बिजली बहन, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा और मेरा साथ नहीं चलेगा, कल से मैं नहीं आऊंगी। अब तुम जानो और तुम्हारे ये अंडे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चली जाती है। अगले दिन बिजली कभी चिड़िया के पास नहीं जाती। बड़ी, अगर आज भी काम वाली ना मिली तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। छोटी, तुम चिंता नहीं करो, समझो एक नौकरानी मिल गई, ये काफी है, जो हमारे घर के सारे काम करेगी। ऐसा कहते हुए चील अपने घर से निकलती है और वो बिजली कभी के पास जाती है। क्यों भी बिजली, क्या सोचा है तुमने? चील चाची, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर में जाकर मालकिन बनकर रहूंगी। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर चील बिजली कपी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में मानो चिड़िया और तोता बिजली को चील के साथ जाता हुआ देखकर उसे रोकते हैं। क्या हुआ बिजली बहन, आप चील चाची के साथ क्यों जा रही हैं? बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है, अब मैं चील चाची के साथ ही रहूंगी।
वैसे भी चील के पास ढेर सारा भोजन है और मुझे भोजन की कोई भी चिंता नहीं होगी। बिजली, ये तुम गलत कर रही हो। तुम्हें चील के साथ नहीं जाना चाहिए। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, तुझसे अब थोड़ी ना बर्दाश्त होगा कि मैं चील के घर मालकिन बनकर रहूं। चलो चील चाची चलें। फिर चील बिजली का पी को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो दोनों चील बहनें बिजली का पी के पंख काट देती हैं। शे क्या किया तुम दोनों ने? मेरे पंख क्यों काट दिए? ताकि काली काफी दौड़ कर कहीं जा ना सके और मेरे घर में हमेशा काम करती रहे। छोटी, जो भी काम करवाना है इस काफी से करवा लो। आज से ये हमारी नौकरानी है। हाँ दीदी, चल काफी, अब जल्दी से मेरे रसोई के सारे बर्तन धो दे और फिर पूरे घर में झाड़ू और पोछा भी लगाना है। बिजली का पी तो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो रसोई में जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया था और अब वो हमेशा हमेशा के लिए चील बहनों की नौकरानी बन गई थी। बिजली का पी अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि एक उड़ता हुआ तोता वहाँ आकर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। काफी बहन, कैसी हो तुम? लेकिन बिजली का भी तोते का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे घूर घूर कर देखने लगती है। काफी बहन, क्या सुन रही हो? लगता है ये बेचारी काफी सुन नहीं सकती, इसलिए तो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। फिर चीकू तोता अपनी पोटली खोलता है और उसमें से तिनके निकाल निकाल कर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक जोर की आवाज में बिजली काफी बोलती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख ही रही हो, मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। नहीं बनेगा मोटी चोंच वाले, इस पेड़ पर तुम्हारा घोंसला नहीं बनेगा। मैं किसी भी पक्षी को अपने पास वाले पेड़ पर घोंसला बनाने की इजाजत नहीं देती। तो काफी, तुमसे इजाजत कौन मांग रहा है? ये पूरा जंगल ऊपर वाले ने बनाया है, इसलिए इस पूरे जंगल पर सभी पक्षियों का हक है। मैं जहाँ चाहूँ अपना घोंसला बनाऊं। तुम क्यों रोकती हो मुझे? एक बार कह दिया ना कि यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकते। अगर लड़ना है तो लड़ो मुझसे। हाँ, और अगर नहीं लड़ना तो अपने तिनके उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं रहा छोटा तोता, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ। फिर चीकू तोता अपने सारे तिनके इकट्ठे करके वापस से अपनी पोटली में रखता है। कब तक अकेली रहोगी काफी? तुम्हें कभी ना कभी किसी दूसरे की जरूरत तो पड़ेगी। फिर तुम क्या करोगी काली काफी? बिजली काफी ये सुनकर चुप रहती है। बताओ, अब चुप क्यों कर गई हो? जब मुझे जरूरत होगी तो देखा जाएगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। फिर चीकू तोता अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चीकू तोता जंगल की दूसरी तरफ जाता है। वहाँ एक खाली पेड़ देखकर अपनी पोटली रखता है और तिनकों का घोंसला बनाना शुरू करता है। चीकू तोता शाम तक अपना घोंसला बना लेता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से अपने नए घोंसले में सो सकता हूँ। चीकू तोता सारा दिन का थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है, तोता भी उठ जाता है। तोता जंगल से दाना लेने जाता है। वो उड़ते उड़ते मैदान में पहुंच जाता है। एक जगह पर कुछ गंदम के दाने गिरे हुए थे। तोता वहां जाता है और दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी कभी वहां आ जाती है। ये पेड़ भी मेरे, ये जंगल का हिस्सा भी मेरा और ये मैदान भी मेरा, इसलिए इस जमीन पर गिरा हुआ दाना भी मेरा है। काफी, तुमने मुझे घोंसला तो बनाने नहीं दिया, क्या तुम अब मुझे ये दाना भी नहीं लेने दोगी? नहीं लेने दूंगी मैं ये दाना, क्योंकि ये दाना मेरा है। जंगल का कोई भी पक्षी इस ओर नहीं आता। मैंने जंगल के सभी पक्षियों को बता रखा है। तुम नए आए हो इसलिए तुम्हें ये बात नहीं मालूम। जाओ, अब चले जाओ यहाँ से। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू तोता जंगल में दूसरी तरफ जाता है। वहाँ कई और पक्षी भी थे। चिड़िया बहन और कबूतर भैया, क्या मैं यहाँ से दाना ले सकता हूँ? हाँ तोते भैया, आप ये दाना ले सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। हम सब पक्षी उस कपी के सताए हुए पक्षी हैं। जब उसने हमें जंगल से निकाला तो हम सब यहाँ आकर रहने लगे।
चिड़िया बहन, मैंने अपना घोंसला बना लिया है, बस दाना लेने निकला था तो उस काली कवि ने मुझे वहां से भगा दिया। तोते, तुम यहाँ से दाना ले जाया करो, हम सब ये दाना मिल बांट कर खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चीकू तोता भी उस जंगल में नहीं जाता था जहाँ बिजली कवि रहती थी। एक दिन बिजली कवि को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेट जाती है। वो बुखार से तड़प रही थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास नहीं था जो उसकी बात सुनता, जो उसकी मदद करता, क्योंकि कवि तो किसी को भी अपने पास घोंसला नहीं बनाने देती थी। कोई है? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ऐसे मदद के लिए पुकारते पुकारते बिजली कवि अचानक अपने घोंसले से नीचे गिर जाती है और पेड़ के नीचे कांटेदार झाड़ियों में फंस जाती है। बिजली कवि पुकारती पुकारती वहीं मर जाती है। 2-3 दिनों तक वहाँ कोई भी नहीं आता। एक शाम चीकू तोता और मानो चिड़िया दाना लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। तोते भैया, चलिए आज जरा कवि को देख कर आते हैं, वो कैसी है। चिड़िया बहन, छोड़ो, उस कवि के मुंह नहीं लगना चाहता मैं। नहीं चीकू भैया, चलिए एक बार उस कवि से मिल लेते हैं। फिर वो दोनों कवि के घोंसले के पास जाते हैं। बिजली बहन, कहाँ हैं आप? मुझे पता है आप मुझसे प्यार से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तभी चीकू तोते की नजर नीचे झाड़ियों पर जाती है। चिड़िया बहन, वो देखो नीचे झाड़ियों में। अरे ये कैसे हो गया? ये कवि तो मर गई। न जाने इस बेचारी कवि ने कितनी मदद के लिए पुकारा होगा, लेकिन कोई भी तो नहीं था इस कवि के पास जो इसकी जान बचाता। चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस कवि की आना और घमंड ने इसकी जान ले ली। की मारी आलसी बिजली कवि एक पेड़ पर बैठी हुई थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं और किसे उल्लू बनाऊं? बिजली कवि उड़ती है और घने जंगल से होती हुई मानो चिड़िया की माँ के घर जाती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए। बिजली बेटी, तुम यहाँ? हाँ माँ जी, मैं तो इसी रास्ते से जा रही थी। आपकी बेटी ने मुझे संदेश दिया है कि मेरी माँ से कह देना। क्या संदेश दिया है मेरी बेटी ने? मानो बहन कह रही थी कि आज वो अपने बच्चों के साथ आपके घर आने वाली है। उसके बच्चे जिद कर रहे थे कि नानो उनके लिए मीठे चावल बनाए। क्या सच में मेरे बच्चे आ रहे हैं आज? हाँ हाँ माँ जी, मैं तो बस यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर मानो चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है और घर में जाती है। आज मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ आ रही है। मीना और गुड्डू को मीठे चावल बहुत पसंद है। उन्होंने ही कहा होगा। उन सब के आने से पहले मैं मीठे चावल बना लेती हूँ। फिर मानो चिड़िया की माँ रसोई में जाती है। वो आग जलाती है और चावल बनाना शुरू करती है। बिजली कवि चिड़िया की माँ के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर लेट जाती है। जब तक वो बुढ़िया चावल बनाती है, मैं यहाँ आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ सो जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया की माँ मीठे चावल भी बना लेती है। बिजली कवि की आँख भी खुल जाती है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लगता है बुढ़िया ने मीठे चावल बना लिए हैं। फिर बिजली कवि माँ जी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया की माँ दरवाजा खोलती है। क्या हुआ बिजली बेटी? माँ जी, मुझे रास्ते में कबूतर मिला था। वो बता रहा था कि आज मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ नहीं आ पाएगी। उसे आज बहुत जरूरी घर पर काम था। और कबूतर ने कहा, मानो चिड़िया और बच्चे कह रहे थे कि अगर माँ जी ने चावल बना लिए हैं तो मैं जाते हुए ले जाऊं। अच्छा बेटी, चावल तो बन गए हैं, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर बूढ़ी माँ जी रसोई में जाती है और एक डिब्बे में चावल पैक करके बिजली कवि को दे देती है। बेटी, ध्यान से लेकर जाना चावल। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, मैं ध्यान से ही लेकर जाऊंगी चावल। फिर बिजली कवि वो चावल लेकर वहाँ से चली जाती है। न जाने मेरी बेटी को कौन सा काम आ पड़ा जो यहाँ नहीं आ सकी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। तोते के पास जाती हूँ, उसके पास तो टेलीफोन है, अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ। ऐसे कहते हुए मानो चिड़िया की माँ तोते के पास जाती है। तोते बेटे, मेरी बात करवाना मेरी बेटी से।
फिर चीकू तोता माँ जी को नंबर मिला देता है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? और आज तुम आ क्यों नहीं पाई? माँ जी, मैं तो ठीक हूँ। और आपसे किसने कहा कि मैं आज आपके पास आने वाली थी? बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले बिजली कभी आई थी। वो मुझसे मीठे चावल बनवा कर ले गई है और कहा कि तुम मांग रही हो। माँ जी, उस कवि ने झूठ बोलकर आपसे चावल लिए होंगे। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कवों का विश्वास मत किया करें। तो इसका मतलब है उस काली कवि ने मुझे उल्लू बनाया। मैं भी उससे बदला जरूर लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया की माँ एक डिब्बा लिए अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे बिजली कवि मिल जाती है। बिजली बेटी, बहुत मजाक करती हो तुम। उस दिन भी मजाक मजाक में तुमने मुझसे मीठे चावल बनवा कर खा लिए। ये सुनकर बिजली कवि हंसने लगती है। माँ जी, सच में वो चावल बहुत मजे के थे। माँ जी, इस डिब्बे में क्या है? बेटी, इस डिब्बे में देसी घी के लड्डू हैं। ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ, लेकिन अब बहुत थक चुकी हूँ। बेटी, क्या तुम ये लड्डू मेरी बेटी तक पहुँचा दोगी? माँ जी, नेकी और पूछ पूछ, ये कौन सा बड़ा काम है? आप आराम से घर जाएं। मैं अभी ये लड्डू ले जाकर आपकी बेटी को दे देती हूँ। बिजली कवि बूढ़ी माँ जी से वो डिब्बा लेती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया की माँ चुप करके अपने घर लौट आती है। कवि, काली कवि, तुझे तो अब मजा आएगा। बिजली कवि नदी के किनारे बैठकर वो मजे मजे से सारे लड्डू खा लेती है। लेकिन बिजली कवि ये नहीं जानती थी कि चिड़िया की माँ ने उन लड्डुओं में पेट दर्द करने की दवा मिलाई है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बिजली कवि रोने लगती है और रोते हुए चिड़िया की माँ के पास जाती है। माँ जी, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटी? माँ जी, लड्डू में क्या था? जब से खाए हैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या वो सारे लड्डू तुमने खा लिए हैं? माफ करना माँ जी, मुझसे रहा नहीं गया। वो सारे लड्डू मैंने खा लिए। लालची कवि, मुझे मालूम था वो लड्डू तुम ही खा जाओगी, इसलिए तो मैंने उसमें पेट दर्द करने की दवा मिलाई थी। ये सुनते ही बिजली कवि रोने लगती है और भागते हुए शौचालय की तरफ जाती है। चिड़िया की माँ बूढ़ी जरूर थी, लेकिन उसने कवि को सजा बहुत अच्छी दी थी। उल्लू हलवाई, तुम्हारी जलेबियां तो बहुत स्वादिष्ट है। न जाने कौन सा जादू मिलाते हो इनमें, मन करता है बस खाता ही जाऊं। बादल कौवा जलेबियाँ खा ही रहा होता है, तभी गुस्से में बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। पोती जी, जलेबियां खा ली है तो अब मार भी खा लो। अरे भाग्यवान, तुम कब आई? वैद्य जी ने आपको कितनी बार मना किया है कि मीठी चीज खाने से तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है, लेकिन तुम्हारी समझ में कौन सा बात आती है। इस बार अगर तुम बीमार हुए तो मैं तुम्हारा इलाज कभी नहीं करवाऊंगी। मुझे माफ कर दो बिजली, मैं अब से कभी मीठी चीज नहीं खाऊंगा। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगली बार मुझे जलेबियाँ खाते नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बिजली मौसी बहुत गुस्से वाली थी। मौसी के आते ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है? जल्दी बाहर आ। बिजली मौसी की आवाज सुनकर उसकी बहू जल्दी से पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया, बताइए क्या बात है? बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे कमरे में गंदगी पसंद नहीं है। मेरा कमरा ऐसे लग रहा है जैसे मकड़ियों का घर हो। हर तरफ जाले ही जाले हो रहे हैं। मुझे अभी मेरा कमरा साफ चाहिए। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपका कमरा साफ कर देती हूँ। फिर बिजली मौसी की बहू उसका कमरा साफ करने चली जाती है। रिया कवि कमरा साफ कर रही थी, तभी उसका पंख गिलास से टकराता है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। ऐ ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। तभी वहाँ गुस्से में बिजली मौसी आ जाती है। अरे क्या तोड़ दिया तुमने? हर समय कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कमरा साफ करते हुए न जाने मेरे पंख से गिलास टूट गया। क्या? तूने मेरे कांच का गिलास तोड़ दिया? बता, इसकी भरपाई कौन करेगा?
शोर सुनकर प्रिया का पति जुगनू का पापा आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप मेरी पत्नी पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या कर दिया प्रिया ने? देख जुगनू, तेरी पत्नी ने मेरा गिलास तोड़ दिया। तो माँ जी, इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? गिलास सोने का थोड़ी ना था, हम और ले आएंगे। तू तो चुप ही कर, वरना मार मार कर तुझे बंदर बना दूंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बिजली मौसी एक बहुत ही कंजूस और अकड़ूका भी थी। बिजली मौसी से जंगल के पक्षियों के साथ साथ उसके अपने घर वाले भी बहुत डरते थे। कबूतर, ये संतरे तो बहुत मीठे हैं। ऐसे खाकर लगता है जैसे मुंह में कोई रसगुल्ला हो। हाँ तोते यार, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, ये संतरे बहुत मीठे। बादल भैया और बिजली बहन, हमें यहाँ से जाना होगा। मौसम बदल रहा है, ठंड के साथ साथ बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। जंगल के सभी पक्षी जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयार हो जाएं। कोई चाहता है तो जाए, मैं और बादल जी तो इसी जंगल में ही रहेंगे। हाँ, बिजली ठीक कह रही है, हम ये मीठे मीठे फल, दाना और खेत छोड़कर नहीं जाएंगे। बादल भैया, जान है तो जहान है। हम सब पक्षी इतनी ठंड और बारिशों को नहीं झेल सकते। हम सबको दूसरे जंगल की ओर परवास कर जानी चाहिए। अगर कोई भी पक्षी इस जंगल में रह गया तो वो मर जाएगा। मानो चिड़िया उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पति पत्नी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते। थक हार कर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। क्या दोस्तों, आप सब तैयार हो? हाँ चिड़िया बहन, हम सब तैयार हैं, लेकिन वो कौवे कहाँ हैं? कबूतर भैया, मैंने कौवों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये जंगल छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। चिड़िया बहन, वो मरेंगे, वो जरूर मरेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तोता ठीक कह रहा है, ऐसे मौसम में भला कौन जिंदा रह सकता है। हाँ बुलबुल बहन, ऐसा ही है। चलो हम सब चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो रास्ते में रुकते हैं। वहाँ एक गंदम का खेत था। वो सब दोस्त वहाँ से दाने इकट्ठे करते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन वो सब दोस्त अभी भी रास्ते में थे। वो सभी दोस्त घने जंगल में रुकते हैं। दोस्तों, ये जंगल हमारा नहीं है, इसलिए हम सब दोस्तों को इस जंगल में सावधान रहना होगा। हाँ चिड़िया बहन, हम सबको बारी बारी पहरा देना होगा। हम में से हर पक्षी बारी बारी रात को पहरा देगा। ठीक है कबूतर भैया। सबसे पहले मानो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और बाकी सब पक्षी सो जाते हैं। बिजली कवि और बादल कव्वा अपने घर में आराम से लेटे हुए थे। देखो ना बादल जी, हम यहाँ आराम से लेटे हुए हैं। हमारे पास घर है, फल है और अनाज है। भला हम क्यों दूसरे पक्षियों की तरह मुसीबत उठाएं? हाँ बिजली, इतनी दूर प्रवास करना कोई आसान काम नहीं है। देखना, उन पक्षियों को तो रास्ते में चीलें ही खा जाएंगी। मानो चिड़िया पहरा दे रही थी, तभी उसे दूर से चीलों की आवाज सुनाई देती है। मानो चिड़िया भागी भागी अपने दोस्तों के पास आती है। उठो दोस्तों उठो, जल्दी करो, मैंने अभी चील की आवाज सुनी है। वो सभी पक्षी जल्दी से उठ जाते हैं और कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। दो चीलें वहाँ आ जाती हैं। छोटी, पक्षियों की खुशबू तो यहीं से आ रही थी, लगता है डर कर भाग गए। हाँ बड़ी, चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर वो दोनों चील बहनें वहाँ से चली जाती हैं। पक्षियों की मुश्किल भरी लंबी रात गुजर जाती है। फिर सभी पक्षी अपना अगला सफर शुरू करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। वो जंगल बहुत अच्छा था, वहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना था। वो काफी पूरा दिन जंगल में घूमते, क्योंकि कोई भी पक्षी उस जंगल में नहीं था। वो पति पत्नी कभी चिड़िया के घर में जाते और कभी तोते के घर में। बादल जी, वो मोटी चोंच वाला अपने घर में कुछ भी नहीं रख कर गया। हाँ बिजली, कोई भी पक्षी अपने घर में कोई भी काम की चीज नहीं रख कर गया। दूसरे जंगल में सभी पक्षियों ने अपने अपने लिए छोटे छोटे घर बना लिए थे। वो सब पक्षी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए दाना भी था। वो सब दोस्त अब इकट्ठे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवों के जंगल में अब ठंडी हवाएं चलने लगी थी। बादल जी, बहुत सर्दी है। हाँ बिजली,
आग भी जल रही है, लेकिन फिर भी सर्दी कम नहीं हो रही। बादल जी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम बहादुर कौवे हैं। वो पति पत्नी ऐसे कई दिन गुजारते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अब तो कौवों की सूखी लकड़ियां भी खत्म हो गई थी और तेज बारिश के कारण उनके घर की छत भी टपक रही थी। बादल जी, आग भी नहीं जल रही, लकड़ियाँ गीली हैं और ये छत भी टपकने लगी है। बिजली, अब तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। वो पति पत्नी वो रात बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। बादल जी, क्या हम जिंदा है? हाँ बिजली, हम जिंदा है। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें भी अपने दोस्तों के साथ चले जाना चाहिए था। बादल जी, अभी भी देर नहीं हुई, चलो हम भी चलते हैं। हम भी सब अपने पक्षी दोस्तों के पास चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी जंगल से निकलते हैं। वो रात घने जंगल में गुजारते हैं और फिर अगली सुबह वो दोनों अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, तुमने ठीक कहा था, जान है तो जहान है, हमें माफ कर दो। ठीक है बिजली बहन, अब हम सब मिलकर आपके घर बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। फिर वो सभी दोस्त मिलकर कौवों का भी घर बनाते हैं और सभी पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।